पॉलिटी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, पॉलिटी हमारी जो रहेगी स्पेशली हम देखेंगे आपके पास जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें जिस हिसाब से चैप्टर है उस हिसाब से हम चैप्टर वाइज चलेंगे। लेकिन इसमें बुक्स हमारी एक नेट की भी रहेगी जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली रहती है, तो दोनों से आपके पास टाई करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है लक्ष्मीकांत में है, कुछ आपके पास नेट वाली बुक में है, तो दोनों को इसके साथ हम टाई करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपने डाल दिया है। टॉपिक आप क्या डालेंगे? अंडर ब्रिटिश इंडिया के समय हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो कैसे देखने को मिलता है, कि कैसे आपके पास जो है संवैधानिक विकास हुआ है, उससे संबंधित हमारी आज की पहली क्लास में चर्चा रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्चुअल में क्या था। हमारे जो संविधान बना उस संविधान के पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समय हमें देखने को कुछ एक एक्ट देखने को मिले जो कि दो भागों में डिवाइड रहते हैं। एक को हम किस में मानते हैं? 1773 से लेकर 1858 तक का मानते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर रहता है। और दूसरा जो हम मानते हैं वो 1858 के बाद 1947 तक का शासनकाल हम जो देखते हैं, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आपके भारत में उस समय जो लीड कर रहा था वो ब्रिटिश क्राउन सीधे तौर पर इसमें भारत पर जो है शासन कर रहा था। तो ये दो भाग हम डिवाइड करेंगे। दो भाग देखिए, मोनिका ठाकुर मैम प्लीज़ आप कोशिश करें कि क्लास में आप समय पर आए। 2-4 मिनट का ही तो रहता है, 2-4 मिनट समय पे आ गए तो ठीक रहेगा सभी के लिए। इसमें हम जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपके भारत पर जो था उस समय कुछ एक एक्ट बने। इस एक्ट का सीधे सीधे तौर पर प्रभाव हम जो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी। और स्टार्टिंग में जो एक्ट आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के समय आए वो कुछ ऐसे एक्ट थे जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है भारत में प्रशासनिक सुधार को मानकर हम चल सकते हैं, संवैधानिक सुधार हम मानकर चल सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कैसे आपके पास भारत के ऊपर शासन किया जाए। भारत का जो उत्तरदायित्व है किस तरह प्रत्यक्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में धीरे धीरे इस एक्ट के माध्यम से आता चला गया, इस पर हमारी यहाँ पर चर्चा रहेगी। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, जिसको नाम ही दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत पर कंपनी के सीधे शासन से संबंधित हमें देखने को मिलता है। आपने इसमें की पॉइंट नोट डाउन करके चलना, बहुत सी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी बुक्स में है और अच्छी बुक्स आपको लेनी ही पड़ेगी कमीशन के लिए। लेकिन आप यहाँ पे जो मेन पॉइंट लेकर चलना और कोशिश करना कि हर एक एक्ट के माध्यम से जो कुछ एक प्रावधान किए गए उन प्रावधान को की पॉइंट करके उसको लिख लेना। जैसे 1773 का जब ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, इस एक्ट के माध्यम से हमें क्या देखते हैं कि सीधे जो आपके पास भारत पर जो है कंपनी का सीधा शासन हमें पहली बार देखने को मिलता है। इस सीधे शासन से हम क्या समझते हैं? इस शासन से हम समझते हैं कि ये अधिनियम जो आता है ये बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर देता है। जैसे ही द्वैध शासन का अंत होता है वैसे ही हम क्या देखते हैं, कंपनी को इसके नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया, कंपनी भारत पर नियंत्रित करने शुरू कर दी। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये जनरल वर्ड आपके लग गया। अब ये गवर्नर के साथ जो जनरल वर्ड लगा, सिर्फ आपके पास पदनाम में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि पदनाम के साथ साथ उसकी शक्तियों में भी बढ़ोतरी होती है। तो हम ये समझते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, वो किसके अधीन कर दी गई? वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। पहले बंगाल में क्या हुआ करते थे? पहले बंगाल में सिर्फ बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, बाद में इसमें गवर्नर जनरल आपके पास जोड़ दिए गए। तो सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आता है वैसे ही द्वैध शासन का अंत किया जाता है। ना केवल द्वैध शासन का अंत होता है, बल्कि साथ साथ आपके पास यहाँ पर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ हैं, वो दोनों प्रेसिडेंसियाँ कहाँ पर आपके पास सम्मिलित हो जाती है? बंगाल के गवर्नर जनरल में सम्मिलित हो जाती है। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर किसके अधीन हो गए हैं, और बम्बई और बंगाल आपके माफ़ कीजिएगा बम्बई और मद्रास, ये दोनों गवर्नर किसके अधीन हो जाते हैं? ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाती हैं। और सभी प्रेसिडेंसियों के आपके पास पहले अलग अलग जो शक्तियाँ दी गई थी, जैसे आपके पास बंगाल अलग प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब आप ये मानकर चलिए से वर्तमान में आपके पास राज्य है, ऐसे प्रेसिडेंसियाँ मानकर चलिए समझने के लिए कि पहले मद्रास अलग हुआ करता था, बम्बई का अलग गवर्नर होता था, मद्रास का अलग था, वैसे ही बंगाल का अलग गवर्नर हुआ करता था। लेकिन जैसे ये एक्ट आता है वैसे ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस गवर्नर जनरल बनाने के साथ साथ उसके अंतर्गत हम देखते हैं जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर होते थे उनकी शक्तियाँ भी किसको दी? उनकी शक्तियाँ भी बंगाल के
गवर्नर जनरल को आपकी दी गई। तो इस अधिनियम के माध्यम से हमने जो की पॉइंट देखे वो क्या क्या है। हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य हैं उसको नियमित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, जो कि आपके कंपनी के नियंत्रण से संबंधित हमें देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों अपनी प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पर बम्बई और आपके मद्रास थी, उन दोनों को बंगाल के अधीन किया गया। तो दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। इससे तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि इसके पदनाम में जो परिवर्तन किया गया, पदनाम बदलकर बंगाल के गवर्नर से क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या देखने को मिला, जैसे ये एक्ट आता है वैसे ही हमें एक बात क्या समझ में आई, हमें समझ में आया कि पहली बार कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको ब्रिटिश सरकार से मान्यता प्रदान की गई। अभी तक जितना भी आपके व्यापार चल रहा था वो व्यापार कैसा था, हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापारी जब आता है तो व्यापारी अपने हिसाब से व्यापार करता है, अपने कुछ उसके रूल होते हैं, अपने हिसाब से उसके मूल्य तय करेगा। लेकिन जब एक्ट बन गया तो एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या है, पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को इसके मान्यता प्रदान की और सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया पहला कदम आपके इसको मान सकते हैं। दूसरी हम देखिए तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई कि सारी शक्तियां किसमें निहित होगी, बंगाल के गवर्नर जनरल पे। सारे किसके अधीन काम करेंगे, चाहे वो बम्बई का गवर्नर होगा चाहे आपके पास मद्रास का होगा, सारे के सारे किसके अधीन आ जाएंगे, सारे के सारे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। ये वाले काम हुए। साथ में और एक इम्पॉर्टेंट काम क्या देखने को मिलता है, इस अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब की बात है, 1774, लिख लीजिए 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश आपके एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश इसमें आपके इंक्लूड हो गए या फिर उनको बनाया जाएगा। तो इस पद का सृजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बार ये प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है, जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे ये, इससे जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, इसके एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीशों की स्थापना की गई। अब इसमें टोटल ये 4 होते हैं, लेकिन इसमें चारों के नाम नहीं पूछे जाते, 3 अन्य थे उनके नाम नहीं पूछे जाते। किसका नाम पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कोई बता सकता है जो 1774 का ये उच्चतम न्यायालय में हमें देखने को मिलता है स्थापना, किस मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट किया गया था, इनका कई बार नाम पूछा जाता है। जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें शायद पता होगा। बहुत बढ़िया, क्या नाम था, एलिना एम्पे, लिख लेना इसको, एलिना एम्पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इससे प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके पास साथ साथ इसको करते रहेंगे। तो अगर आपके इस तरह के रिप्लाई मुझे देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है मुझे भी और कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, वो जाहिर सी बात है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फिर और पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है, हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए इसको स्थापना की जाती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, एक बोर्ड आपके बना जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। एक बोर्ड बनता है जिसमें आपके पास प्रशासन की जो इकाई है, चाहे वो कंपनी के सैन्य कार्य हो चाहे सिविल मामले हो, उनकी रिपोर्ट सरकार को देने का काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। यहाँ पर कंपनी के जितने भी राजनीतिक, जितने भी आपके पास प्रशासनिक कार्य होंगे, उन सभी की रिपोर्ट भेजने का काम किसका होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होगा। ना केवल ये कंपनी के आपके राजनीतिक और आपके पास व्यापारिक, बल्कि सैन्य और सिविल मामले जितने हैं उन सभी की रिपोर्ट किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को देगा। लिख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो 1773 में जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसने कुछ एक प्रयास किए और इसके प्रयास जाहिर सी बात है कि पहली बार जो है जो केंद्रीय प्रशासन की स्थापना देखने को मिलती है, अच्छे कार्य थे। दूसरा जो है अलग अलग जो है शक्तियां ना बांटकर बल्कि एक ही व्यक्ति में निहित कर दी, इससे द्वैत शासन का अंत हम इसमें मान सकते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिला, एक नया एक्ट आता है, जब क्या नाम था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लिख लीजिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक और एक्ट आता है, अगर इसको लिखना आपने लिख लेना इसको, 1781 में एक एक्ट आता है जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। लिख लीजिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से एक एक्ट आता है। एक्चुअल में ये क्या था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ एक कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, तो इसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो जैसे ही वो अमेंडमेंट हुए
जैसे ही संशोधन इसमें हुए तो संशोधन के बाद हम क्या देखते हैं कि उसकी कमियों को दूर किया गया। इस संशोधन को जो पेश किया गया, जो उसमें कमियों को, खामियों को इसमें जो दूर किया गया, उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1781 में आपके पास ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास संशोधन किया जाता है, जितनी कुछ एक कमियां रहती है उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपके पास 1781। फिर आता है 1784, जो कि हम देख रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आपके पास 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम में हमें बस इतना देखना है कि इस अधिनियम के माध्यम से जितने भी राजनीतिक, जितने भी वाणिज्यिक कार्य थे, दोनों को अलग अलग किया गया। ना केवल इन दोनों के कार्यों में भेद किया गया, इन दोनों के कार्यों को पृथक पृथक किया गया, बल्कि इसके लिए अलग एक निदेशक मंडल की स्थापना भी की गई। निदेशक मंडल हम आप किसके लिए कहते हैं कि निदेशक मंडल, आपके पास एक निदेशक मंडल करके निकाय बनाया गया जो कि कंपनी के व्यापारिक कार्य देखता है। दूसरा एक और आपके निकाय बनाया गया, एक बोर्ड आपके बनाया गया जिसको हम नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। तो कंपनी के शासन को 2 भागों में विभाजित किसने किया? पिट्स इंडिया एक्ट ने, यानी कि द्वैध शासन हम यहाँ पर सीधा समझ सकते हैं कि 2 तरह से आपके पास यहाँ पर इसको नियंत्रण करने का प्रयास आपके देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर व्यापारिक और दूसरे या जितने भी आपके पास जो है जो राजनीतिक कार्य हैं, जितने भी व्यापारिक कार्य, व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक, दोनों एक ही बात है, इसको अलग अलग निकाय के रूप में आपके बनाया जाता है। तो कंपनी के 2 भाग आपके किए गए, कंपनी के शासन के 2 भाग किए गए। एक को हम नियंत्रक मंडल कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरे को हम निदेशक मंडल कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, निदेशक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, माफ कीजिएगा, निदेशक आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, ये डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टर्स होगा। तो ये आपने ध्यान में रखना। राजनीतिक कार्यों की देखभाल कौन कर रहा था? नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? राजनीतिक कार्य की आपके पास जो है देखभाल करेगा। और दूसरा आपके पास जो है देखने को क्या मिला? बोर्ड ऑफ कार्य, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है? ये नियंत्रण बोर्ड आपके क्या कर रहा है? राजनीतिक कार्यों की देखभाल कर रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें जो राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक मामले आपके पास निदेशक मंडल आपके देख रहा है। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है आपके पास? 1784 में क्या हुआ? 1784 में व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामले अलग अलग किए गए, दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए। एक निदेशक मंडल है, दूसरा आपके पास नियंत्रण मंडल है। दोनों के नाम आपको सेम सेम लग सकते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें कई बार पढ़ते पढ़ते खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नियंत्रक और निदेशक, नियंत्रण और निदेशक। नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामले देखेगा, नियंत्रण किस पर होगा? राजनीति। सीधे ऐसे याद रख लीजिए कि राजनीति पर नियंत्रण आपके जो है कुछ व्यक्तियों का होता है। तो नियंत्रण किसका है? राजनीतिक मामलों से संबंधित। निदेशक का मतलब है कि नीति निर्देश बनाया जाए, व्यापार कैसे किया जाए, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, तब इसको याद करने में आसानी होगी। निदेशक जो मंडल है उसका काम क्या है? नीति निर्देश देना कि व्यापार कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे फिर आपके कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। इससे क्या देखने को मिला? भारत में एक बार यहाँ पर जो पहले हम देखते हैं कि द्वैध शासन का अंत होता है इस एक्ट के माध्यम से। अब वापस आपके पास 1784 में वापस हम क्या देखते हैं कि द्वैध शासन आपके पास फिर से इसके माध्यम से शुरू हो जाता है। इसमें कंपनी पर व्यापार का जो अगर हम देखें तो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम देखें जितने भी आपके पास जो है दूसरे मामले थे वो सीधे आपके पास ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गए। जैसे कि हमने देखा कि पीछे 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो क्या करेगा? सैन्य मामले वगैरह है उसकी जानकारी सीधे किसको दे रहा है? ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। तो ये चीज़ें, अब ना केवल ये वाली चीज़ें हुई, बल्कि हमें एक और चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिले कि भारत के अधीन जो जितना भी कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था भारत का, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये टर्म्स अगर आपने लिखनी है तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए कि पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से भारत के जो क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है ये पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से कहा गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से हम ये जरूर समझ सकते हैं, ये हमारी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि इस अधिनियम से हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक्चुअल में क्या चाह रही थी कि धीरे धीरे कंपनी के जितने भी कार्य हैं इसके प्रशासन को किस तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पास ये कि कुछ एक भाग पर इस पर नियंत्रण करने का प्रयास यहाँ पर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट आपके देखने को मिला। और तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही थी? इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से
जितने भी आपके पास कंपनी के राजनीतिक सैन्य जितने भी आपके कार्य है उसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण करने का प्रयास वो सीधे तौर पर कर रही थी। तो ये एक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, उसके बाद हमें जो एक्ट देखने को मिला जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सीधे, इसमें एक दो एक्ट आपके बीच में छोड़ दिया है इन्होंने, ओके कोई बात नहीं, इसमें सीधे आ जाइए आप 1813 पर आ जाइए, इसको छोड़ देते हैं। 1793 का रेगुलेटिंग जो ये चार्टर जो एक्ट था इसको छोड़ देते हैं, सीधे आपके पास कहाँ पर आएंगे, 1813 पर आएंगे। 1813 पर 1813 के एक्ट पर हम डायरेक्ट आ जाएंगे, बीच वाले को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका औचित्य आपके पास कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इससे संबंधित आपके पास ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो कि आपके पास इंक्लूड किया जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। और अगर आप इसमें बुक्स में भी देखेंगे तो बुक्स में भी आपके पास चाहे एनसीईआरटी तक को आप देख लेंगे, इसको मेंशन ही नहीं किया जाता, तो अन्यथा हम चीज़ों को छोड़ सकते हैं। 1813 की अगर हम बात करें तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट, ये कंपनी का जो है सीधे तौर पर चीन का जो एकाधिकार था उससे संबंधित हमें देखने को मिलता है। चीन में जो है एकाधिकार बरकरार, जो आपके पास कंपनी का चीन में जो अधिकार था, किसका अधिकार, इसमें बाकी चीज़ों को छोड़कर हम जो है, जैसे चाय है, चाय को छोड़कर अन्य पर एकाधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया कि चीन क्या है, सीधे आपके पास एकाधिकार नहीं रख सकता व्यापार पर। हाँ, चाय के ऊपर उसको अधिकार को बरकरार रखा गया, बाकी चीज़ों को आपके पास छोड़ दिया गया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एकाधिकार था चीन का, चाय को छोड़कर अन्य चीज़ों पर उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और साथ में हमें क्या है, यहाँ पर एक और अनुमति हमें देखने को मिलती है, इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान किया गया। पहले ईसाई धर्म का जो प्रसार है वो भारत में नहीं कर सकते थे, लेकिन ईसाई धर्म के प्रसार के लिए जो है सीधे तौर पर आपके पास जो है चार्टर एक्ट 1813 का जो देखने को मिला, इसको प्रभावी बनाया गया। इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत में जो ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा मिल गई। अगर हम वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में क्या ये प्रावधान है, तो वर्तमान में अगर हम देखिए तो वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोगों को धर्म परिवर्तित करवा सकते हैं। हालांकि यह है कि आप उपदेश वगैरह दे सकते हैं, अगर कोई स्वेच्छा से उस व्यक्ति को चाहता है तो उस धर्म से संबंधित जो है जानकारी दे सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगह आपके पास धर्म परिवर्तन वाले आपके घुमे होते हैं। आपने देखा होगा शिमला में माल रोड की आपने वीडियो देखी होगी, रिच के ऊपर दो लड़कियां धर्म परिवर्तन करते हुए देखी होगी। तो ये चीज़ें आपके पास देखने को मिलती है। एकाधिकार हमें जो है व्यापार पर से हटा था, पहली बात चीन का। दूसरी बात, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसके लिए आज्ञा आपके पास औपचारिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास पहली बार शिक्षा पर जो है, शिक्षा में स्पेशली किसके ऊपर, साहित्य पर, जो लिटरेचर है, लिटरेचर के ऊपर स्पेशली आपके पास 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। पहली बार हम देखते हैं 1 लाख रुपीज़। तो आपके पास प्रतिवर्ष जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान हमें किस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिला, किस एक्ट के माध्यम से देखने को मिला, तो आपके पास 1813 का ये चार्टर एक्ट था, जिसमें कंपनी ने शिक्षा पर, शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा। यानी पहली बार बजट जो आपके रखा गया था, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके बजट की, तो बजट आपके पास रखा गया लेकिन इसको कभी खर्च नहीं किया गया, क्योंकि इसके ऊपर आपकी सहमति नहीं बन पाई कि किस तरह से इसको खर्च किया जाए। दूसरी अगर हम देखिए तो आपके पास यहाँ पर जो है मेन पॉइंट आपके पास चार्टर एक्ट से यही देखने को मिलते हैं, बाकी और इसके अलावा आपके ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो 1813 के चार्टर एक्ट से देखने को मिलेगा। अब आप ये समझना, भारत में संविधान का जो विकास है, देखिए कैसे हो रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। पहले कंपनी आती है, कंपनी आपके पास, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार कुछ एक्ट बना रही है, धीरे धीरे एक्ट बन रहे हैं, उसमें संवैधानिक सुधार भी हो गए, प्रशासनिक सुधार भी हो गए, राजनीतिक सुधार भी हो गए, सैन्य सुधार भी हो गए, हर चीज़ धीरे धीरे आपकी चल रही है। अब ये धीरे धीरे आपके पास संविधान निर्माण की ओर हम चल रहे हैं, कुछ एक प्रावधान देखे जा रहे हैं, कैसे आपके व्यापार को नियंत्रण किया जाए, कैसे राजनीतिक कार्य को नियंत्रण किया जाए, कैसे सैनिक कार्य को नियंत्रण किया जाए, कैसे शिक्षा के लिए कुछ एक प्रोविज़न किए जा रहे हैं। हालांकि वो प्रोविज़न आपके प्रभावी होते हैं या नहीं होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन प्रोविज़न तो देखने को मिले। फिर 1833 आता है, 1833 में भी फिर से चार्टर एक्ट हमें देखने को मिला। 1833 का चार्टर एक्ट इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से हम देखिए तो ब्रिटिश इंडिया का जो आपके पास शासन है उसको एक बार केंद्रीय युक्त आपके किया गया। ना केवल केंद्र युक्त किया गया, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे बना दिया जाता है। ये केंद्रीकरण जो है यहाँ पर भी आपके देखने को मिला। ये पहले वाला ही है, जैसे बम्बई और मद्रास है, उन दोनों की शक्तियाँ आपके बंगाल को केंद्रित कर दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, वॉइस नहीं आ रही है, माइक ऑफ है, ऑन है, किसी का देख लीजिए एक बार,
किसी का माइक ऑन था, वॉइस नहीं है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है, बता दीजिए कहाँ से ब्रेक हो रही है, क्या है, कोई समस्या है? आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, स्लो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो स्टोरी है, स्टोरी थोड़ी मुझे फास्ट बतानी होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं थोड़ा स्लो बता सकता हूँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ, कुछ छूट जाएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, 1833 की हम बात कर रहे थे। 1833 में हमें क्या देखने को मिला? केंद्रीयकरण देखने को मिला, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पर जो शक्तियाँ थी वो सीधे नागरिक और सैन्य शक्तियाँ किसके निहित हो गई? सभी आपके भारत के गवर्नर जनरल में। जो बंगाल का पदनाम था, क्योंकि वो बंगाल का था, अब बंगाल का पदनाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारत का कर दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल आपके बनते हैं 1833 में। विलियम बेंटिक के समय ये एक्ट आता है, तो उनको जो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम देखते हैं। जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हम विलियम बेंटिक को ही देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के समय ये एक्ट आता है। इस एक्ट के माध्यम से आपके पास ये प्रावधान किया गया कि कैसे आपके पास बंगाल वाले क्षेत्र को सिर्फ बंगाल तक ही केंद्रित ना कर कर आपके पूरे भारत तक उसको केंद्रित किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ किसको प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। पहले ये सैनिक शक्तियाँ किसके पास थी? पहले सैन्य शक्तियाँ जितनी थी उसकी रिपोर्ट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो किसको भेजता था? ब्रिटिश सरकार को भेजता था। अब ये शक्तियाँ किसके अंदर निहित की गई? भारत के गवर्नर जनरल को सीधी ये शक्तियाँ प्रदान की गई। दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सिविल सेवकों के लिए पहली बार जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन है वो आपके विलियम बेंटिक ने इसका प्रयास यहाँ पे किया। हालांकि ये आयोजन उसका सफल नहीं रहा, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें आपने ये वाली याद रखनी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चाहता था कि सिविल प्रतियोगिता है इंग्लैंड और भारत में वो आपके पास साथ ना हो। तो ऐसे में आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब इसका विरोध किया तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी ने क्या किया? भारत में किसी भी पद और कार्यालय रोजगार के लिए हासिल करने के लिए किसी भी तरह की सिविल परीक्षा थी उसको यहाँ पर करवाने से इनकार कर दिया। तो अंततः हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इसका विरोध करता है उसके बाद ये सिविल से जो सर्विस का आपके पास जो प्रोविज़न था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का जो सुझाव रखा गया था, इस सुझाव को बाद में वापस लिया जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ पर देखने को मिली? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें प्रावधान हुए थे। यहाँ पर भारत में जो ब्रिटिश इंडिया के शासन का केंद्रीकरण आपके देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को आपके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसको सारी सैनिक और आपके पास जितनी भी नागरिक शक्तियाँ थी वो आपके प्रदान की गई। ऐसी कौन से व्यक्ति थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्हें ये शक्तियाँ प्रदान की गई, क्योंकि यही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और साथ में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत व्यक्ति थे। इससे जैसे इसको आपके पास भारत का बनाया गया, उसके अंतर्गत जितनी भी बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके पास विधायी जो शक्तियाँ थी वो भी उनके समाप्त कर दी गई। और पूरे ब्रिटिश भारत में हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्णतः आपके पास शक्तियाँ प्रदान की गई। उसमें विधायी शक्तियाँ भी थी, सैन्य शक्तियाँ भी थी, उसके अंतर्गत हम देखते हैं नागरिक शक्तियाँ भी थी। सारी की सारी शक्तियाँ किसमें निहित की गई? भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत निहित की गई। और इस के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहाँ पर आपके पास जो है पहली बार सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता करने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। बाद में उसके बाद इस प्रावधान को खारिज कर दिया जाता है। तो ये हमें 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ एक प्रावधान देखने को मिले। फिर आता है आपके पास 1853। 1853 में भी आपकी एक चार्टर एक्ट आता है, इसको हम 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या प्रावधान देखने को मिले 1853 वाले में? 1853 की अगर हम बात करें तो 1793 से लेकर 1853 के दौरान जितनी भी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जितने चार्टर एक्ट हैं उससे संबंधित हमें ये अधिनियम, जो अंतिम अधिनियम हमें देखने को मिला, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें 3 जो चार्टर एक्ट यहीं पे देखने को मिले। चार्टर एक्ट ये है, ये है, ये है, पहले वाला भी 1793 वाला भी। तो 1793 से लेकर 1853 तक जितने भी ब्रिटिश संसद के जितने भी ये चार्टर एक्ट पारित हुए, ये अंतिम चार्टर एक्ट था यहाँ तक। अब आपके पास इसके बाद चार्टर आप नहीं सुनेंगे, चार्टर यहीं तक सुनेंगे। 1813 वाला सुनेंगे, 1833 वाला सुनेंगे और अधिकतर आपके पास 1853 वाला सुनेंगे। यही चार्टर एक्ट थे। तो चार्टर एक्ट जो 4 आपके मुख्यतः आए थे उसमें ये अंतिम था। इस अंतिम जो है अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि संवैधानिक विकास करने के दृष्टिकोण से इसने अपने आप में कुछ ना कुछ आपके पास प्रमुखताएं प्रदान की। जैसे कि गवर्नर जनरल के लिए जो आपके पास नई विधान परिषद का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके लिए आपके पास भारतीय विधान परिषद का
गठन किया जाता है। ना केवल गठन किया गया बल्कि उसको नाम भी दिया गया। उसको नाम क्या दिया गया? भारतीय विधान परिषद। तो प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नई विधान परिषद के लिए भारतीय विधान परिषद का गठन आपके पास किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर पहली बार हम देखेंगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वो परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग कर देता है। ना केवल उसने दोनों कार्यों को अलग किया बल्कि उसके लिए अलग अलग तरह के आपके पास प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमने 1784 वाला देखा, जहाँ पर हम राजनीतिक और आपके वाणिज्यिक कार्यों की बात करते हैं। यहाँ पर आपके विधायी और प्रशासनिक कार्यों की हम बात करते हैं इस 1853 के अधिनियम के माध्यम से। एक है विधायी, लिख लीजिए, एक है विधायी और दूसरे है प्रशासनिक। यानी कि किस तरह से प्रशासन आपके पास काम करेगा ये संबंधित था। दूसरा, कौन कौन से कानून बनाया जाए, कौन कौन से आपके नियम बनाए जाए, ये विधायी है। विधायी का मतलब जितने भी नियम कायदे कानून है। प्रशासनिक का मतलब है कि कैसे प्रशासन उन नियमों कानून को लागू करेगा। तो हम ये कहेंगे कि पहली बार जो है भारतीय विधान परिषद जो आपकी गठित हुई, इसके अंदर जितनी भी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उन परिषद का काम क्या था? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना और उनको लागू करने का काम हमें यहाँ पर 1858 के अधिनियम के माध्यम से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिख लेना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता रहता है, तो यहाँ पे प्रश्न आने की संभावना अधिक देते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इस अधिनियम के माध्यम से और क्या देखने को मिला, इस अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि पहली बार जो है भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में एक समिति नियुक्त की जाती है। क्या नाम था समिति का? रिकमेंडेशन थी इसके 1854 में हम देखते हैं कि मैकाले समिति आती है। मैकाले समिति, मैकाले समिति की अगर बात की जाए तो मैकाले समिति की नियुक्ति किसके आधार पर हुई है? ये 1853 के चार्टर अधिनियम के आधार पर, जिसमें हम क्या देखते हैं? भारतीय सिविल सेवा के चयन से संबंधित हमें ये समिति देखने को मिलती है। इसमें सिविल सेवकों की जो भर्ती, उसके चयन करने के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई है। और भारतीय नागरिकों के लिए जो इसमें हम पहली बार क्या देखते हैं कि इस तरह के प्रावधान खुली प्रतियोगिता के लिए आपके पास किए जाते हैं और अंतिम रूप में इसको आपके पास बाद में स्वीकार भी किया जाता है। तो यहाँ पर खुली प्रतियोगिता से संबंधित मैकाले समिति की जो नियुक्ति देखने को मिलती है वो किस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिली? 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हमें ये प्रावधान देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमें एक और प्रावधान भी देखने को मिलता है कि पहली बार जो भारतीय थे, पहली बार जो है भारतीयों को आपके केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। हालांकि पहले आपके पास ऐसा नहीं है कि पहले प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, वो अस्थायी प्रावधान था, लेकिन आपके पास बाद में इसको स्थायी तौर पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब जो आपकी भारतीय परिषद बनी थी, जो नई विधान परिषद का आपके गठन किया गया, उसमें आपके पास स्थायी रूप से आपके पास सदस्य आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके चुने जाएंगे। तो स्थायी प्रतिनिधित्व की अगर बात करें भारतीय परिषद के अंदर इस अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिली, तो ये एक बड़ी बात थी भारत के लोगों के लिए कि कंपनी के शासन को विस्तारित करने के लिए भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के अंतर्गत यहाँ पर ये कोशिश करनी थी कि कैसे भारत के लोगों को विश्वास दिलाया जाए। और इस अधिनियम के माध्यम से ये विश्वास दिलाने में लगभग कामयाब भी रहे। और प्रथम बार हम देखते हैं कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में आपके पास इसमें भाग लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो आपके पास भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 सदस्य आपके नए चुनेंगे, जिसमें से आपके पास ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सदस्य आपके पास कहाँ से चुनेंगे। 4 का चुनाव बंगाल से हुआ। बाकी हम क्या देखते हैं, बाकी आपके पास मद्रास, बम्बई, आगरा के जो आपके पास, वहाँ से आपके पास प्रांतीय सरकार द्वारा इनको चुना गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्यों को चुना गया था? 6 सदस्यों को आपके चुना गया था। ये प्रश्न आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस अधिनियम की बात की जा रही है? ये चार्टर अधिनियम 1853 की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नई जो आपके पास विधान परिषद है वो आपकी गठित की जाती है। ठीक है, ये था 1853 का। अब आता है 1858। 1858 ये आपके पास हम देखते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाला ये अंतिम एक्ट हमें देखने को मिलता है 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या इसको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 आपके इसको कहा जाता है। इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम को हम किस में मानते हैं? इस अधिनियम को हम आपके पास सीधे तौर पर ये मानेंगे कि यहाँ से आगे आपके पास जो शासन होगा 1947 तक का, वो किस में होगा? वो सीधे आपके पास जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आपके इसको लीड किया जाएगा। पहले जो शासन था
पहले शासन कहाँ से है आपके पास, 1793 से लेकर 1858 तक। अब 1858 से आगे के जो अधिनियम है वो किसके अधीन चलेंगे, वो आपके पास ब्रिटिश राज के अधीन चलेंगे। ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ से आगे हमें देखने को मिलेगा। अभी तक शासन किसका चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, हालांकि नियंत्रण किसका था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हमें देखने को मिला। अब ये अधिनियम जैसे ही आता है 1858 वाला, इस अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि आपके पास सीधे तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अंत हो जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किस अधिनियम के माध्यम से हुआ, 1858 के अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जितने भी गवर्नर थे, जितने भी गवर्नर के अधीन क्षेत्र थे, कोई भी राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी, जितनी भी सैनिक शक्तियाँ थी, नागरिक शक्तियाँ थी, विधायी शक्तियाँ थी, प्रशासनिक शक्तियाँ थी, सारी की सारी आपके पास इसको स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया, सीधे ब्रिटिश राजशाही को इसको हस्तांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर किया गया। अब शासन कहाँ पर किसके अधीन चलेगा, सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट के अधीन आपके चलेगा। तो सारी की सारी शक्तियां हम किसके अधीन आपके देखने को मिलती हैं, तो सारी ब्रिटिश क्राउन को आपके पास शक्तियां सौंप की। इसका परिणाम क्या देखने को मिला, या किसके परिणाम स्वरूप ये अधिनियम हमें देखने को मिलता है। इससे पहले क्या होता है 1858 में, एक आपके 1857 में क्या होता है, भारत में क्रांति होती है, इसको हम क्या कहते हैं 1857 की क्रांति, जिसको आप कुछ आपके जो है इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको जो है स्वतंत्र, जो भारतीय लोगों का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में संज्ञा देते हैं। तो ये भी आपके प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना कि पहला स्वतंत्रता संग्राम आपके किसको कहा जाता है, तो ये 1850 से उनका जो विद्रोह था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह इसको कई जगह कहा जाता है, इसके अंतर्गत आपके पास ब्रिटिश सरकार को क्या लगा कि अब शासन कंपनी के अधीन में चलाना मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है, कंपनी को ही खत्म कर दिया गया और सीधे आपके पास शासन की बागडोर अपने हाथों में लेकर यहाँ पर सीधा रूल किया गया भारत को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके अधीन जो भारत के आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे, किसके समय यह क्रांति हुई थी, केनिन के समय की बात है। लॉर्ड केनिन उस समय आपके पास भारत के जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे। केनिन के समय आपके क्रांति होती है, और जैसी केनिन के समय क्रांति हुई, केनिन के समय ये एक्ट आता है, तो केनिन इसकी घोषणा करते हैं भारत शासन अधिनियम हमें जो देखने को मिलता है। तो ये आपके पास गवर्नर जो किसके अधीन आपके देखने को मिला, ये केनिन के अधीन। तो केनिन ने क्या कर दिया, केनिन ने यहाँ पर आपकी घोषणा कर दी, और उस घोषणा के आधार पर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और सीधे शासन आपके ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। अब जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के पास शासन गया, वैसे ही हमें क्या देखने को मिला, वैसे ही हमें यहाँ पर जो आपके पास एक अधिनियम देखने को मिलता है। इस अधिनियम के माध्यम से हम जो है द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति आपकी हो जाती है। जो कि द्वैध शासन कौन सा था, जिसमें हम प्रशासनिक और आपके पास विधायी जो शक्तियाँ थी अलग अलग कर दी गई थी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली बार एक नया पद आपके बनाया जाता है। इस नए पद का सृजन आपके जो होता है कहाँ से होता है, 1858 से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सीधे जो है आपके पास शासन की बागडोर जो ब्रिटेन आपके पास इसको अपने कंट्रोल में ले रहा है, भारत को, मतलब ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश भारत अब ब्रिटिश के अधीन है, सम्राट उसको आपके पास निर्देश देगा। तो सम्राट ने क्या कर दिया, एक नए पद को सृजित कर दिया, जिसमें हम क्या कहते हैं, इसमें जो राज्य सचिव का एक नया पद आपके यहाँ से सामने आता है, राज्य सचिव। तो राज्य सचिव का नया पद यहाँ से शुरू होता है 1858 के अधिनियम के माध्यम से। इस राज्य सचिव के पद की जो बात है, ये हमें आगे जाकर भी हम देखने को मिलेंगे। आगे अधिनियम में कुछ एक राज्य सचिव के नाम भी आपको देखने को मिलते हैं, बेशक उसके ऊपर आपने कभी गौर ना किया हो, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो उस राज्य सचिव का कई बार नाम जरूर आपके देखने को मिलता है। तो 1858 के अधिनियम को हम क्या कहेंगे, भारत शासन को जो अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। गवर्नर, क्षेत्र और राजस्व संबंधी सारी शक्तियां किसको दी गई, ब्रिटिश राजशाही को दी गई। दूसरा, भारत का शासन सीधे अब जो है रानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया, और भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल एक पद नाम हुआ करता था उसको बदल कर क्या कर दिया गया, भारत के वॉइसरॉय कर दिया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहले वॉइसरॉय आपके कौन थे, तो लॉर्ड केनिन के समय ये एक्ट आता है, तो फर्स्ट वॉइसरॉय भी कौन होंगे, लॉर्ड केनिन आपके देखने को मिलेंगे। और इसी के अधीन हम देखते हैं कि केनिन भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने। और हम साथ में ये भी देखते हैं कि एक नया पद भारत के राज्य सचिव का यहाँ पर उसका सृजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर समाप्त कर दी गई, जिसमें हम नियंत्रण बोर्ड और निदेशक जो आपके है वो सारी चीज़ें एकदम से खत्म हो गई। नियंत्रण बोर्ड आपने देखा था, निदेशक बोर्ड 1784 के अधिनियम के माध्यम से देखा था, वो सारे बोर्ड यहाँ पे खत्म हो गए। विधायी शक्तियाँ हो चाहे आपके प्रशासनिक हो, सारी शक्तियाँ किस में निहित कर दी गई, यहाँ पर वॉइसरॉय के रूप में निहित कर दी। और आपके पास यहाँ से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको, यानी कि भारत को जो है अच्छा करने वाला अधिनियम के नाम से हम इसको जानते हैं।
फिर इसके बाद एक और अधिनियम आपके देखने को मिला, इस अधिनियम का नाम था 1861 में हम देखते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम आपके पास देखने को मिलता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत यहीं से देखने को मिली। पहले जितनी भी विधायी रूप से कोई भी आपके पास शक्तियां थी, उस शक्तियां बेशक आपके भारत के गवर्नर जनरल में निहित हुआ करती थी, लेकिन उसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। अब यहाँ पर जो ये शक्तियाँ किसको दी गई? भारतीय प्रतिनिधि को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया, ना केवल प्रयास किया गया बल्कि इसमें शामिल भी किया गया। इसमें जो पहली बार हम देखते हैं जो कानून बनाने संबंधी जो शक्तियाँ थी, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है। लॉर्ड कैनिन ने क्या किया? 3 भारतीयों को आपके पास इसमें नॉमिनेट किया। 3 भारतीय कौन कौन से थे? कई बार पूछ लिया जाता है। 3 भारतीयों में हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आपके बनारस के राजा थे, लिख लीजिए बनारस के राजा को यहाँ पर। दूसरा आपके पास पटियाला के राजा हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा आपके पास यहाँ पर सर दिनकर राव। अब सर दिनकर राव का तो नाम यहाँ पर आपके मेंशन किया गया है, लेकिन पटियाला और आपके पास जो क्या कहेंगे बनारस के जो राजा थे उनके नाम आपके मेंशन नहीं है, और किसी भी बुक्स में आपके पास ये देखने को नहीं मिलते हैं। कोई एडिशनल बुक होगी वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर यही लिखा जाता है कि कैनिन ने क्या किया? कैनिन ने 3 भारतीयों को नामांकित किया, जिसमें नॉमिनेट किया। कौन कौन से थे? आपके बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव। तो ये तीनों विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं कैनिन के द्वारा। कब की बात है? 1862 की बात है। आधार क्या बना था? ये 1861 वाला काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत परिषद अधिनियम आपके आधार बना। ठीक है, जैसे ये अधिनियम आया वैसे ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो हुआ करती थी, जिनकी शक्तियां पहले छीन ली गई थी, उनकी विधायी शक्तियां उनको वापस दे दी गई। विधायी शक्तियां कब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को वापस मिली? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम को जैसे ही बनाया गया, उनकी जो शक्तियां थी, चाहे मद्रास हो चाहे बम्बई हो, इन दोनों प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां इनको वापिस आपके मिल गई। तो इसके माध्यम से हम क्या समझते हैं कि जो पहले शासन का जो शक्तियों का केंद्रीकरण पहले किया गया था, अब वापिस शक्तियों को विभाजित किया गया है, यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो विकेंद्रीकरण शक्तियों का किस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिला? 1861 के अधिनियम के माध्यम से हमें क्या देखने को मिला कि शक्तियों को वापस आपके पास पुनः विकेंद्रीकृत किया जाता है। किस अधिनियम के माध्यम से? ये अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। साथ में उस परिषद के अंदर भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता है। 3 भारतीय, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में कैनिन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है। इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं कि कैनिन ने यहाँ से क्या किया? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो मतलब कि आपके पास हर किसी का अपना एक विभाग होगा, यही विकेंद्रीकरण वाली स्थिति। पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू आपके होता है, इसी के माध्यम से। कब की बात है? 1859 को हालांकि किया था, औपचारिक रूप से इसको मान्यता यहाँ पर 1861 के अधिनियम में हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। वायसराय की जो परिषद होगी वो कार्य का संचालन करेगी, उसमें जितने भी आपके आदेश प्रदान किए जाएंगे, उनकी शक्तियां दी जाएगी, वो सारी आपके पास अलग अलग पोर्टफोलियो के माध्यम से उसको मान्यता प्रदान की गई, जो कि 1861 के अधिनियम में हमें सारी चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपके कहाँ पर हुई? 1861 के अधिनियम के माध्यम से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि एक अधिनियम आता है, अधिनियम था 1892 का, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए जब भी ये जैसे चार्टर एक्ट आपके 3 आए, वैसे यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट देखिए कितने 3 हैं। 1861, 1992 की बात करें, 909 की बात करें। अब 1892 में क्या था? 1892 में हमें क्या देखने को मिलता है कि 1892 में आपके पास जितने भी आपके पास केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त जितने भी सदस्य थे, उनकी संख्या की बढ़ोतरी की जाती है। यानी कि आपके पास अब ये कह सकते हैं कि विधान परिषद में आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 सदस्य हो गए, अब इनमें बढ़ोतरी करने का जो काम है ये 1892 में आपके किया गया। चाहे केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, इसमें आपके पास संख्याओं में बढ़ोतरी की गई। हालांकि वो गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ना केवल ये चीज़ें की गई बल्कि आपके पास विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उसमें बजट के प्रावधान किए गए। बजट के प्रावधान के साथ साथ भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। तो यानी कि कार्यपालिका से प्रश्न उत्तर करने के लिए आपके पास ये अधिकार हमें कहाँ पर देखने को मिला? इस 1892 के अधिनियम के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात आपके पास ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो आपके पास
बंगाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्य हुए करते थे, उनको नामांकित किया जाता है। उनको नामांकन करने की शक्ति किसके पास थी? वायसरॉय के पास थी। तो वायसरॉय द्वारा जो आपके पास बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में आपके पास व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है। इसको लिख लीजिए आपके पास। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसरॉय के द्वारा किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? 1892 का अधिनियम हम इसको कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ठीक है, बस इतना इसमें लिख लीजिए। 1892 इनफ है आपके लिए। फिर आता है आपके पास 909 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको क्या कहते हैं हम? 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम की अगर हम बात करें, इस अधिनियम में हमें जो है दो व्यक्तियों के नाम मुख्यतः देखने को मिलते हैं। क्या हम कहते हैं? इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपने सुना होगा। किस अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? ये 1909 के अधिनियम को, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से जानते हैं। मार्ले एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, ठीक है, और दूसरे हैं मिंटो। ये दोनों व्यक्ति हैं, मार्ले और मिंटो। मार्ले आपके कौन थे और मिंटो कौन थे? ये प्रश्न आपको आना चाहिए। मार्ले आपके पास इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ये वही राज्य सचिव का पद है, वही वाला जिस राज्य सचिव के पद का सृजन हमें कहाँ देखने को मिला? 1858 के अधिनियम में देखने को मिला। अब हम इस व्यक्ति का नाम हम देख पा रहे हैं, तो ये इस व्यक्ति का नाम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि 1858 से ही तो पद बना है ये। तो 1909 में जाकर हमें इस व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिला, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। मिंटो की अगर हम बात करें तो विंटो भारत में वायसरॉय के रूप में कार्यरत व्यक्ति थे। तो ये दोनों आपके पास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से प्रावधान आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिला कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें आपके पास भारतीयों को जो है उसमें एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो भारत के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? पहली बार किसी भारतीयों को वायसरॉय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान आपके देखने को मिला। एसोसिएशन जैसे ही बना, उसी एसोसिएशन बनाने में हम क्या देखते हैं कि कार्यकारी जो परिषद के प्रथम व्यक्ति जो बनते हैं वो कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद। लिख लीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय चुने गए। लिख लीजिए, प्रथम भारतीय चुनेंगे और इन्हें क्या बनाया गया था? कानूनी अधिकारी या विधिक अधिकारी, ठीक है, विधि सदस्य के रूप में इन्होंने जो आपके पास अपनी कार्यकारी परिषद में भूमिका निभाई थी और पहले प्रथम व्यक्ति चुने गए थे। तो हम देखते हैं कि 1909 के अधिनियम में क्या हुआ? पहली बार किसी भारतीय को वायसरॉय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। और इसमें प्रावधान के संदर्भ में हम कहते हैं कि पहले व्यक्ति कौन थे? ये जो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में या वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद में आपके पास प्रथम व्यक्ति बने थे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपके देखने को मिले। इस अधिनियम के माध्यम से हम इसको देख पाए। दूसरी अगर हम देखें तो इस अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन का जो आपके पास मुसलमानों के लिए प्रावधान रखा गया, जो कि आपके पास मिंटो की पूरी सोची समझी साजिश थी कि कैसे भारतीयों को आहत किया जाए, कैसे भारतीयों में जो है फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई जाए। तो जो आपके पास ये मिंटो है, इनको सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में हम देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में इनको माना जाता है। तो अगर आपने ये भी लिखना होगा तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो आपके दिया गया था, ये मिंटो की सोची समझी साजिश थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इनके द्वारा किया गया, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में आपके इस व्यक्ति को जाना जाता है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि जहाँ से जो व्यक्ति, जिस कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा होगा, उस कम्युनिटी के व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि अपनी अपनी कम्युनिटी का व्यक्ति जो खड़ा होगा वो अपनी कम्युनिटी वाले व्यक्ति को ही मतदान कर सकता है। ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी कारण हम कहते हैं जब पृथक निर्वाचन मिला कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो जनक है या जन्मदाता है, किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को बांटने का जो है एक्चुअल में जो काम किया वो इसी व्यक्ति द्वारा किया गया।
ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुसलमानों को किस तरह से खुश किया जा सकता है उसके लिए ये अधिनियम आपके चल रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग आपके पास 1906 में बन चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग के माध्यम से एक्चुअली में ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब आपके पास अस्तित्व में आ गई थी। जब तक तो उनके सचिव के रूप में कार्य किया था एओ ह्यूम ने, तब तक तो समस्या आपके हुई नहीं ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या है, भारत की हर जो आपकी एक्टिविटी थी, जितने भी आपके पास भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जब उसकी स्थापना होती है 1885 में, सारी गतिविधियां आपके मिल जाती थी। कहीं पर आपके विद्रोह होने वाला है, सारी आपके जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान की है, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। तो संघ के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी, भारत के जो आम लोगों की जितनी मांगे हैं, उन मांगों के लिए एक औपचारिक माध्यम हुआ करता था। अब वो औपचारिक माध्यम आपके डोमिनेट कर रहा था। 1905 तक तो एओ ह्यूम आपके खुद सचिव थे। जैसे ही वो सचिव पद से हटे, वैसे ही भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपके पास थी, उसमें अब आम लोग जुड़ने शुरू हो गए। और 1905 में हम परिणामतः क्या देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन होता है। अब इस तरह की जो है चिंगारी जो उठ रही थी, बहुसंख्यक जो हिंदू समाज के व्यक्ति उसमें थे, इसको कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम लीग का जन्म होता है। ये ब्रिटिश सरकार की सोची समझी साजिश थी। और 1909 में हम देखते हैं कि 1909 में एक बार फिर से एक ऐसा कदम उठाया गया जहाँ पर मुसलमानों को खुश किया गया और उनको ये उकसाया गया कि अगर तुम्हें पृथक निर्वाचन मिलेगा तो तुम्हारे कैंडिडेट जो है तुम्हें चुनकर भेजेंगे, अगर पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा तो उस जो है हो सकता है कि उस एरिया से अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, एक हिंदू है, तो हिंदू तो बहुसंख्यक हो गए, तो आपका कैंडिडेट वैसे ही हार जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, दो मुस्लिम कैंडिडेट को आपके खड़ा कर दीजिए, जो भी जीतेगा एक्चुअल में आएगा तो वहाँ से मुस्लिम ही। तो ये पृथक निर्वाचन जो लाए कर आए थे, ये कौन है, लॉर्ड मिंटो। आगे जब आप देखते हैं तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य भी एक विवाद हुआ था, जिसमें बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे कि जो आपके पास अनुसूचित जाति वर्ग है उन्हें आरक्षण की जगह निर्वाचन दिया जाए, पृथक निर्वाचन, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर आपके 1909 में आपके बाद में जो है, हालांकि बी आर अम्बेडकर जी है अपनी इस मांग से वापस हट जाते हैं और आरक्षण को जो है बढ़ाने पर आपके पास सहमति प्रकट करते हैं, जो कि वर्तमान में भी हम ये देखते हैं वही आरक्षण आपके पास अभी भी चल रहा है। फिर आपके पास आता है अगला अधिनियम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। 1919 का अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी अगर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 ये आपके पास भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आया था। उत्तरदायी शासन का मतलब समझते हो कि एक जिम्मेवार जो शासन की स्थापना की जाए, कि जो आपके शासन कर रहा है भारत में वो जिम्मेवार व्यक्ति है। हालांकि ये 1919 में आता है, हालांकि लागू उसको बाद में किया जाता है, लगभग 1921 तक आपकी ये लागू नहीं हुआ। 1921 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हालांकि लागू होता है, वो अलग प्रावधान है। लेकिन आपने बस इतना देखना है कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया, इसको हम किस और नाम से जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी कहा जाता है। अब जो ये व्यक्ति का नाम है मॉन्टेग, ये जो मॉन्टेग व्यक्ति है और दूसरे हैं जेम्सफोर्ड, ये भी आपके दो व्यक्ति हैं। मॉन्टेग आपके भारत में भारत के जो है राज्य सचिव थे, कहाँ पर, इंग्लैंड में राज्य सचिव के पद पर थे इंग्लैंड में मॉन्टेग। जेम्सफोर्ड तो क्या थे, जेम्सफोर्ड आपके पास भारत में वायसरॉय के रूप में आपके पास कार्यरत व्यक्ति थे। तो ये दोनों चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग और जेम्सफोर्ड ने क्या किया, कुछ एक सुझाव दिए, उस सुझाव से इनका यह मानना था कि भारत में बहुत सी चीज़ें आपके पास सुधर जाएगी। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, कुछ एक आपके पास अपने नियम लेकर आए और उस नियम को लागू किया, और यहाँ पर इसको नाम दिया गया इन्होंने मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग भारत में भारत के जो राज्य सचिव इंग्लैंड में, और जेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय के रूप में। अब देखिए इन्होंने क्या क्या प्रावधान किए उस पर चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग किया जाए। तो सीधे तौर पर हम क्या कहेंगे कि द्वैध शासन की जो नींव इनके द्वारा रखी गई, इस अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि जो विषय हुआ करते थे उन विषयों को वापस दो भागों में बांट दिया गया। कौन से विषय, प्रांतीय विषय, प्रांतों के जो विषय थे, प्रांत यानी कि वर्तमान में जैसे राज्य हैं, राज्य के विषय अलग है, केंद्र सरकार के विषय अलग है। और दूसरा हम देखते हैं कि संवर्ती सूची एक अलग है आपके आती है, जिसमें आपके पास केंद्र और राज्य दोनों उस पर आपके पास कानून बना सकती थी। कुछ वैसी स्थिति आपके पास उस समय भी हमें देखने को मिलती है। तो पहली बार
हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार क्या मतलब बार बार ये चीज़ें हो रही है। पहले द्वैध शासन था, फिर ख़त्म किया गया, फिर दोबारा आया, फिर ख़त्म किया गया, उसके बाद अब दोबारा आ रहा है यहाँ पर 1919 में। इसके माध्यम से आपके पास पहली बार हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर परिषद जो है, जो इंग्लैंड के राजा सचिव के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, वो एक बार फिर से द्वैध शासन का यहाँ पे जो है क्या कहेंगे इसको, जो पुनः आरंभ इसको कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर द्वैध शासन का प्रयोग जो है प्रांतों में पहली बार करने का जो प्रयास है, जो फर्स्ट में कह रहा हूँ बार बार, ये प्रांतों के अंदर मैं कह रहा हूँ, पहले प्रांतों में नहीं था। तो प्रांतों में पहली बार जो हमें देखने को मिला वो इस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिला। यहाँ पर क्या किया गया, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे उसमें आपके पास जो विषय रखे गए वो विषय गवर्नर के अंदर आपके रखे गए। हम कहेंगे कि ऐसे विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंदर आपके किया गया, जैसे कि आपके पास गवर्नर का जो हस्तांतरित जो विषय थे वो गवर्नर के शासन को दिए गए, जो गवर्नर के शासन को कुछ एक विषय दिए गए, ये आपके मानकर चलिए। और दूसरे कुछ ऐसे विषय थे जो आरक्षित थे, वो गवर्नर की कार्यपालिका को सहायता के लिए दिए गए। तो यहाँ पर दो तरह से हम देखते हैं, जो आपके हस्तांतरित विषय थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते थे। दूसरा आपके पास क्या है, ऐसे विषय जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो आपके कार्यपालिका परिषद को आपके दे दिए गए कि इसके ऊपर आप कानून बना सकते हैं, इससे संबंधित नीति निर्माण आप कर सकते हैं। तो दोहरी शासन व्यवस्था का या द्वैध शासन व्यवस्था का यहाँ से आपके आरंभ हमें देखने को मिलता है प्रांतों में। ठीक है, हस्तांतरित विषयों को राज्य के गवर्नर को, जिसमें मंत्रियों की सलाह से कोई कार्य किए जाते थे, और जो आरक्षित विषय थे वो कार्य परिषद को दिए गए, जिसमें मंत्री की सलाह के बिना कार्य किए जाते थे। ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही है आपके, और कुछ नहीं है। एक और चीज़ हमें क्या देखने को मिली कि इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें हम सिख देखते हैं, भारतीय ईसाई देखते हैं, एंग्लो इंडियन जो अभी वर्तमान में आपके पास देखे जाते थे, अभी तो ये नहीं है प्रावधान एंग्लो इंडियन वाला, ये भी यहीं से आया है। दूसरा, यूरोप के जो लोग थे उनके लिए पृथक जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, साथ में महिलाओं को भी मताधिकार देने की बात इसमें की गई थी। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार महिलाओं के लिए मताधिकार का जो प्रावधान हमें जो किस एक्ट के माध्यम से हमें देखने को मिला, तो ये एक्ट कौन सा था, ये एक्ट हमें देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1919। थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कमीशन की क्लासेस है तो बहुत डिटेल में हमें जाना होगा, हालांकि अभी हम बेसिक पर ही चल रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें आपकी हैं। फिर आता है 1935 में क्या हुआ, 1935 को हम क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था लागू की गई। संघीय व्यवस्था लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम आया, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। न केवल स्वायत्तता प्रदान हुई बल्कि प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। ये आपके लोक सेवा आयोग, इस अधिनियम के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। दूसरा, प्रांतों में आपके पास अलग से लोक सेवा आयोग, जैसे कि वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में आपके पास केंद्र में क्या है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा, राज्यों का अपना लोक सेवा आयोग है, जैसे हिमाचल प्रदेश का क्या है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो HPPSC आपके देखने को मिलता है। तो ये सही है, आपके पास केंद्र में एक जो है संघ लोक सेवा आयोग, जबकि प्रांतों में आपके पास लोक सेवा आयोग का गठन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम भारतीय संविधान के वर्तमान जो संविधान है लगभग आपके 60% ऐसा मानते हैं कि 60% यहीं से कॉपी किया गया है 1935 के अधिनियम से। 60% जो प्रोविज़न है वो यहीं से आपके उठाए गए हैं, जिसमें चाहे राज्य सूची हो, चाहे संघ सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो। इसके अलावा अतिरिक्त आपके पास कोई भी और प्रावधान है, अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करें वो सारी चीज़ें, चाहे आपके पास गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति, वही वीटो की शक्ति बाद में राष्ट्रपति को दी गई। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताने के लिए बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है ये परिणाम किसका रहा। 1927 की अगर मैं बात करूं तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन हुआ इंग्लैंड में, और यही साइमन कमीशन आपके पास 1928 में भारत पहुंचता है, बम्बई पहुंचता है। स्पेशली अगर डेट भी याद रखनी होगी तो 3 फरवरी की ये तारीख थी जब आपकी ये बम्बई में रीच किया, बम्बई पहुंचा। जैसे ये अधिनियम आया,
इस अधिनियम को क्या किया गया, इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, चाहे आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग ने भी इसका जो है बहिष्कार किया। तो इसका बहिष्कार आपके होना तय था, क्योंकि इस जो है कमेटी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, साइमन कमीशन के अंदर जितने भी व्यक्ति थे, ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में था, तो इस करके इसको साइमन कमीशन के नाम से हम जानते हैं। और साइमन कमीशन के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जितने भी बाकी थे वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन खुद भी अंग्रेज थे, तो बाकी सदस्य भी अंग्रेज थे। तो टोटल आपके 7 सदस्य इसमें थे, सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसी कारण इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी अंग्रेज थे। अब आपको लगेगा कि इसमें अंग्रेज थे या नहीं थे, इसका लेना देना क्या है, व्हाइट कमीशन कहा गया, इसके साथ क्या लेना देना है। इसका क्या काम था, भारत के लिए संविधान निर्माण कैसे किया जाए। ये जो भारत शासन अधिनियम आया, ये इसी का परिणाम था साइमन कमीशन का, भारत शासन अधिनियम। अगर 1927 में साइमन कमीशन गठित ना होता, 1928 में ये भारत ना आता, तो ये अपना काम कैसे करता। अब जैसे ये भारत आया, भारतीयों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। ऐसे ही नारेबाजी में हम देखते हैं कि लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय में हम देखते हैं कि लाठीचार्ज जब हुआ तो उनके सिर पर भी एक लाठी पड़ती है, और अंततः हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण बनती है। ये चीज़ें हमने देखी, लेकिन बावजूद इसके साइमन कमीशन आपके भारत में काम करता है। अब भारत में साइमन कमीशन में जो सभी व्यक्ति अंग्रेज थे, ये सुझाव किसने दिया था, इरविन ने। जो लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड इरविन ने ये आपके सुझाव दिया कि जो साइमन कमीशन का गठन किया जाएगा उसमें भारतीयों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब भारत के लोगों का क्या कंसर्न था, उनकी मुख्य चिंता ये थी कि भारत के लोगों के लिए संविधान बनाया जा रहा है, लेकिन आपके पास भारत के लोगों को उसमें आपके ऐड ही नहीं किया जा रहा है, उस कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग क्या करती हैं, अपना एक 14 सूत्रीय प्रोग्राम लेकर आते हैं, 14 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आती हैं। वहीं आपके पास हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती हैं, एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, और उस रिपोर्ट में आपके पास जो जो मांगे थी उन मांगों को आपके पास रखा जाता है। नेहरू रिपोर्ट अलग आती है, 1928 की बात है आपके। दूसरी 14 सूत्रीय कार्यक्रम मुस्लिम लीग अपने को लेकर आता है और साइमन कमीशन को ये खारिज कर देते हैं। लेकिन इनकी नेहरू रिपोर्ट और 14 सूत्रीय कार्यक्रम ज़्यादा काम नहीं आए, क्योंकि साइमन कमीशन भारत भी आया, भारत में विरोध बेशक हुआ, वापस जाओ के नारे लगे, इसने काम भी किया, और अंततः हम क्या देखते हैं कि इसने साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट किसको की, इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार को। अब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इस पर चर्चा हुई, और चर्चा के लिए हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसको हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के जितने भी प्रतिनिधि थे, जैसे कि आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि, जितने भी क्षेत्रीय आपके संगठन थे उसके प्रतिनिधि, किसान मजदूर संगठन था उसके प्रतिनिधि, सभी को आमंत्रण भेजा गया कि आप आइए, ये एक राउंड में कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें भारत के लोगों के लिए संविधान निर्माण किया जा रहा है, इसके ऊपर सुझाव दीजिए, कुछ प्रावधान बदलने हैं तो बदल भी सकते हैं, एटलीस्ट आप इसमें आकर चर्चा का एक बार ज्वाइन जरूर कीजिए। तो फर्स्ट राउंड में कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जाने से इनकार कर देती है। फिर आपके पास सेकेंड राउंड मैच होती है। सेकेंड राउंड मैच कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ, गांधी जी का एक समझौता होता है लॉर्ड इरविन के साथ। अब इस समझौते में क्या हुआ, दोनों में कुछ आपके पास एग्रीमेंट साइन होते हैं। अब एग्रीमेंट किससे संबंधित था, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं गई, रीज़न था उस समय 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया, जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुरू कर दिया। तो दांडी से लेकर, जो साबरमती से लेकर दांडी तक की जो दांडी मार्च यात्रा है, वो इसका परिणाम रहेगी कि फर्स्ट राउंड में कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कोई गया ही नहीं। तो जब ये नहीं गए तो लॉर्ड इरविन पर दबाव पड़ा कि एक बहुसंख्यक समाज जो आपके पास था उसकी ओर से नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बुलाया, उन दोनों के मध्य एक समझौता होता है, उस समझौते में गांधी जी क्या है मान जाते हैं और आपके पास द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चा के लिए चले जाते हैं। बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हो रही थी, मैंने आपको बताया कि बी आर अम्बेडकर क्या है, बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में जो जितने भी आपके पास अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए। अब गांधी जी का इसके ऊपर विवाद हो गया बी आर अम्बेडकर से, और गांधी जी ने क्या कर दिया, मीटिंग को छोड़कर वहाँ से बीच से ही आ गए। और अंततः बाद में हम देखते हैं कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर मध्य एक समझौता होता है, पूना समझौता हमें देखने को मिला। थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी आपके पास हो सकता है कि आपको रिलेट कर पाए कि कैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम आपके आया।
फिर आपके समझौता होता है, समझौते के बाद आपके पास फिर से एक थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, और थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस में जैसे ही आपके पास इसको समाप्त किया जाता है 1931 में, 1931 से लेकर 34 तक इसकी आपके पास एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, और उस ड्राफ्ट को जो प्रस्तुत किया जाता है उसको हम कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जो कि भारत के लिए संविधान एक्चुअल में था, संविधान के रूप में आपके इसको अपनाया गया कि कैसे यहाँ पर प्रशासनिक सुधार होंगे, कैसे राजनीतिक सुधार होंगे, कौन कौन से कार्यपालिका के कौन से कार्य हैं, कौन से नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर विधायी कार्य कौन से हैं, कार्यपालिका के कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस अधिनियम के माध्यम से देखने को मिलती हैं। और ये अधिनियम एक्चुअल में बनाना बड़ा मुश्किल था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 वाला है, ये सच में बड़ा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इसी को आपके पास भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी, अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान की कार्बन कॉपी, 1935 के भारत शासन अधिनियम को कार्बन कॉपी के रूप में हम जानते हैं। और एक बार अंततः हम क्या देखते हैं कि लास्ट में आपके पास एक और अधिनियम आपकी ब्रिटिश जो क्राउन के अंतर्गत हमें देखने को मिला, जिसको हम क्या कहते हैं 1947 का भारत शासन अधिनियम के रूप में इसको जानते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, इस अधिनियम के माध्यम से एक घोषणा होती है, कब की बात है 20 फ़रवरी 1947। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, इन्होंने क्या कर दिया, एक घोषणा कर दी। इस घोषणा के अंतर्गत एक तिथि निर्धारित की गई 30 जून 1947 को जो है ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जा रहा है, उस संविधान के अंतर्गत हम क्या करेंगे, संविधान उन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा जो कि इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये घोषणा आपके की जाती है। तभी तो हम देखते हैं कि जब आपके 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, इस अधिनियम के माध्यम से, जो ये 1947 वाला अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से जितने भी आपके पास क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के अंतर आते थे, उनको ये छूट दी गई कि अगर आप चाहे तो जो संविधान आपके लिए बनाया जा रहा है, जो कि संविधान 1947 में इसका गठन होता है, इसका गठन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान का गठन 1946 में जो होता है, इसकी हम बात करेंगे। अभी संविधान निर्माण पर तो हम आए नहीं है, संविधान निर्माण तो अगला टॉपिक है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो आपके संविधान बन रहा है, इस संविधान को उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसमें जो स्वीकार करेंगे उसको लागू किया जाएगा, और उसके अंतर्गत ही आपके पास लोग फिर आपके कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ये घोषणा 1947 में हमें देखने को मिलती है। कब की बात है, 3 जून की बात है। इस घोषणा को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन के नाम से, या माउंटबेटन योजना के नाम से इसको जानते हैं। माउंटबेटन योजना के नाम से इसको हम जानते हैं। जो भी आपने समझना है, मैंने 3-4 आपके वाक्य प्रयोग में ला दिए हैं, जो भी एग्जामिनर पूछेगा। तो माउंटबेटन योजना एक्चुअल में क्या थी, ये विभाजन से संबंधित थी। विभाजन 2 राष्ट्र के रूप में, भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र हो गए। दूसरा, इसके अतिरिक्त अगर कोई आपके चाहता है कि जो भारत के संविधान को लागू जब होता है तो उसको नहीं मानना चाहता, तो उसकी अपनी मर्जी है, वो आपके भारत में भी सम्मिलित हो सकता है, स्वतंत्र भी रह सकता है, पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकता है। तो उससे संबंधित ये 1947 का हमें अधिनियम देखने को मिलता है। और अंततः हम देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 2 अलग राष्ट्रों को जो है स्वीकार कर दिया, और इसके अंतर्गत ही हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमिनेंट जो संप्रभु जो आपके राष्ट्र हैं, उन दोनों का सृजन होता है, और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से दोनों की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है, एक को 14 अगस्त को और दूसरे को 15 अगस्त को। तो ये चीज़ें थी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। घोषणा कौन करते हैं, क्लीमेंट एटली, कि 30 जून 1947 से पहले ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और 3 जून को आपके पास विभाजन की घोषणा पेश की। उसके बाद जुलाई अगस्त, तो अगस्त में सभी को पता है 2 अलग अलग राष्ट्र आपके जिसमें आपके बन गए, ये आपके पास देखने को मिलता है। और अंततः 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित होते हैं अधिनियम, और इस अधिनियम के माध्यम से डोमिनेंट तब तक आपके लागू रहेगा जब तक कि दोनों डोमिनेंट इस कानून को मानने के लिए किसी तरह का अलग से कानून नहीं बना देंगे। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है 1947 में। तो बन गया आपके पास, सारे एक्ट आपके हो गए। अब यहाँ से आपके हम चर्चा करेंगे भारत में जो है संविधान जो निर्माण हुआ 1947 वाला, वो कैसे आपके देखने को मिला। भारत में जो संविधान निर्माण है 1947, इसका जो आधार बना कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन आपके पास ये ब्रिटिश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे उनके अंतर्गत आया था। इस कैबिनेट मिशन में आपके पास हम क्या देखते हैं कि जितने भी सुझाव दिए गए उस सुझाव के आधार पर आपके पास भारत में जो आपके पास ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था उसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या उसकी नियुक्ति की जाती है। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसने अपने प्रस्ताव रखे। प्रस्ताव रखने के बाद जो पहली मीटिंग होती है, बहुत फास्ट हो रहा है एक्चुअल में, इसमें ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन मुझे थोड़ी सी स्टोरी बतानी थी तो स्टोरी उस करके मैंने थोड़ा सा जल्दी आपको बता दिया। जो लिखने वाली चीज़ थी तो वो तो एक्ट के माध्यम से है, मैं तो उसको रिलेट करना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगली क्लास में रिवाइज भी होगा आपका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई छूट जाएगा तो आप मुझे साथ साथ बता सकते हैं। ठीक है, मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको स्लो भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई आपके कंपल्सन है कि इसको जल्दी ही बोलना है। मैं तो ये चाह रहा था कि थोड़ा सा हमारा एटलीस्ट एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए हमारा ये वाला। तो अगर मैं अभी बहुत स्लो बोलूँगा तो जो भी मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण बता रहा हूँ वो आपके नहीं हो पाएगा। तो या तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि भारत में जो संविधान का निर्माण है वो कैसे होता है, फिर शुरू से करते हैं। कैबिनेट योजना जब से आती है, फिर सदस्यों की संख्या से संबंधित चलेंगे, इनकी पहली बैठक से संबंधित बात करेंगे। बता दीजिए क्या करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा फिर फास्ट चलना पड़ेगा। आज ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। समय का हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है, एग्ज़ाम आपका अभी काफ़ी समय है।